हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज हम MPMSU 2025 में जो एग्ज़ाम हुए थे उसका हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का फर्स्ट हम क्वेश्चन पेपर यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, BSc नर्सिंग सेकंड ईयर का, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है डिफाइन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ये क्वेश्चन हमारा रिपीटेटेड पूछा जा रहा है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लें। ये क्वेश्चन हमने 2018 में फर्स्ट का ए भी सॉल्व किया था और 2022 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है एनलिस्ट द स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ। जो एनवायरमेंटल हेल्थ है उसके हमें स्कोप बताने हैं और इम्पोर्टेंस बताने हैं कि एनवायरमेंटल हेल्थ क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम इसके स्कोप देख लेते हैं कि क्या क्या स्कोप्स होते हैं एनवायरमेंटल हेल्थ के। एनवायरमेंटल हेल्थ मतलब जो एनवायरनमेंट है उसको हमें क्या रखना, हेल्दी रखना, हाइजीन बना के रखना, क्लीन करके रखना है, जिससे हम डिसीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। जिसमें हमारा फर्स्ट स्कोप आ जाएगा वाटर एंड सैनिटेशन। वाटर और सैनिटेशन में आएगा एंश्योर असिस्ट टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, प्रमोट प्रॉपर डिस्पोजेबल ऑफ सी वेस्ट टू प्रिवेंट डिसीज लाइक कोलेरा, डायरिया एंड टाइफाइड। वाटर एंड सैनिटेशन में क्या है, हमें जो पानी है उसको हमें स्वच्छ बना के रखना है, साफ़ बना के रखना है। ड्रिंकिंग वाटर को हमें क्लीन रखनी है, जिससे जो ड्रिंकिंग वाटर से होने वाली डिसीजेस हैं, वाटर बोर्न डिसीजेस है, उससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे कॉलेरा होती है, डायरिया होती है और टाइफाइड, ये होती है कौन सी, वाटर बोर्न डिसीजेस होती हैं। तो जो डिस्पोजेबल है उनको हम प्रॉपर तरीके से डिस्कार्ड करेंगे, तो जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर है, हमारा जो वाटर है वो क्या रहेगा, क्लीन बना रहेगा, पॉल्यूटेंट होने से बच जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहने वाला है स्कोप में वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट में आएगा इन्वॉल्व कलेक्शन, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजेबल ऑफ सॉलिड एंड हजार्डियस वेस्ट, प्रिवेंट एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। जो वेस्ट होते हैं उनको हमें क्या करना है, प्रॉपर तरीके से डिस्कार्ड करना है, जिससे हम जो इन्वायरमेंट है उसको हम पोल्यूशन होने से बचा सकते हैं, इन्फेक्शन को हम स्प्रेड होने से बचा सकते हैं। जो भी सॉलिड, लिक्विड, केमिकल या फिर हजार्डियस जिस तरीके के भी वेस्ट होता है उसको हमें प्रॉपर तरीके से वेस्ट को डिस्कार्ड करना चाहिए, उसका मैनेजमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जाता है एयर क्वालिटी कंट्रोल। एयर क्वालिटी कंट्रोल में क्या आता है, मॉनिटर एंड रेगुलेट एयर पोल्यूशन। जो एयर पोल्यूशन हो रहा है उसको हमें मॉनिटर करना है और रेगुलेट करना है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा हेल्प प्रिवेंट रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम सच एज अस्थमा, ब्रोंकाइटिस एंड लंग कैंसर। अगर हम एयर को पॉल्यूटेंट होने से बचाएंगे, एयर पोल्यूशन होने से बचाएंगे, तो हम बहुत सारी ऐसी रेस्पिरेटरी डिसीज है जिससे हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और लंग कैंसर जैसी हम डिसीज से बच सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहता है फूड सेफ्टी एंड हाइजीन। एंश्योर दैट फूड इज हैंडल्ड, प्रिपेयर्ड एंड स्टोर्ड सेफ्टी, प्रिवेंट फूड बॉर्न इलनेस लाइक फूड पॉइजनिंग एंड टाइफाइड। फूड सेफ्टी और हाइजीन में क्या है, जो फूड है उसको हमें हैंडलिंग अच्छी तरीके से करना है, उसका प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करना है, क्लीन तरीके से हाइजीन बना के रखना, उसका स्टोरेज अच्छा होना चाहिए। मतलब फूड के आने से लेकर उसका कंजप्शन तक पूरी प्रोसेस क्या होना चाहिए, हाइजीनिक तरीके से होना चाहिए और उसको हमें अच्छे तरीके से हैंडल करना है। नेक्स्ट जाता है प्रिवेंट फूड बॉर्न इलनेसेस लाइक फूड पॉइजनिंग एंड टाइफाइड्स। हमें फूड बॉर्न इलनेसेस से हम बच सकते हैं अगर हम फूड को सेफ्टी रखते हैं तो। फिर नेक्स्ट आ जाता है ऑक्यूपेशनल हेल्थ। इसमें आ जाएगा फोकस ऑन क्रिएटिंग सेफ वर्किंग कंडीशन। जो वर्किंग कंडीशन है हमारी वो क्या होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, उसमें हमें फोकस करना है। फिर नेक्स्ट आ जाता है प्रिवेंट डिसीज एंड इंजरीज रिलेटेड टू ऑक्यूपेशन, एग्जाम्पल सिलिकोसिस एंड हेयरिंग लॉस। जो फैक्ट्रीज में वर्क करते हैं जो वर्कर्स, उनकी बहुत सारी उनको ऑक्यूपेशनल हेल्थ डिसीजेस होती हैं, तो जिससे हम अगर हम वर्किंग एरिया की जो कंडीशन है उसको हम सेफ़ बनाएंगे, सेफ़ तरीके से क्रिएटिंग उसकी करेंगे, तो क्या होगा, जो वर्किंग एरिया में ऑक्यूपेशनल हेल्थ डिसीजेस आ रही हैं वो कम हो जाएगी। जैसे एग्जांपल में यहाँ सिलिकोसिस और हेयरिंग लॉस। अगर ज़्यादा साउंड वाले एरिया में वर्क कर रहे हैं तो हमें प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स उनको प्रोवाइड करना है, जिससे वह हेयरिंग लॉस से बच सके। नेक्स्ट आ जाता है वेक्टर कंट्रोल। वेक्टर कंट्रोल में आ जाएगा कंट्रोल पेट्स एंड इंसेक्ट, एग्जांपल मॉस्किटो, फ्लाइज दैट ट्रांसमिटेड डिसीज, रिड्यूस रिस्क ऑफ मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया एंड प्लेग। अगर हम वेक्टर्स को प्रिवेंट करेंगे, वेक्टर्स को वहाँ पे वॉर्न होने से बचाएंगे, तो उससे हम वेक्टर बॉर्न डिसीजेस से बच सकते हैं, जैसे मलेरिया, डेंगू वगैरह जो डिसीजेस होती है उससे हम बच सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, जिसमें आ जाएगा प्रमोट कंस्ट्रक्शन ऑफ सेफ
क्लीन एंड वेंटिलेटेड हाउस, जो हाउस होते हैं उनको हमें सेफ रखना है, वेंटिलेटेड रखना है, क्लीन रखना है। फिर नेक्स्ट जाता है एनकरेज अर्बन प्लानिंग फॉर हेल्दी लिविंग एनवायरनमेंट। अर्बन में अगर लीव कर रहे हैं तो उस टाइम में हमें क्या करना है, हेल्दी लिविंग एनवायरनमेंट में रहना है। नेक्स्ट आ जाता है रेडिएशन प्रोटेक्शन। रेडिएशन प्रोटेक्शन में आ जाएगा इन्वॉल्व सेफ्टी मेजर्स अगेंस्ट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, प्रिवेंट रेडिएशन रिलेटेड हेल्थ इशूज सच एज कैंसर एंड जेनेटिक डिसऑर्डर। जो आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं उससे हमें बचना है, और उनसे जो डिसीजेस होती हैं उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे कैंसर और जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्लाइमेट चेंज एंड डिसास्टर मैनेजमेंट। डील विद हेल्थ इशूज अराइजिंग फ्रॉम क्लाइमेट चेंज लाइक हीट स्ट्रोक, फ्लड एंड एयर पोल्यूशन। बहुत सारी ऐसी क्लाइमेट चेंज के कारण कंडीशन अराइज होते हैं, डिसास्टर मैनेजमेंट हमें वहाँ पे करना पड़ता है। जैसे स्ट्रोक हो रहा है, हीट स्ट्रोक हो रहा है, कोल्ड स्ट्रोक हो रहा है, फ्लड्स हो रहे हैं, या फिर एयर पोल्यूशन वहाँ पे हो गया, तो इस टाइम में हमें इमरजेंसी मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट की यहाँ पे नीड होती है। तो उस टाइम में हमें हेल्थ इशूज़ बहुत सारे आते हैं तो उनको हमें सबसाइड करना होता है। नेक्स्ट जाता है नॉइस पोल्यूशन कंट्रोल, रिड्यूस हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव नॉइस ऑन हेयरिंग एंड मेंटल हेल्थ। नेक्स्ट हम इसका इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ, क्या क्या इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट आ जाता है डिसीज प्रिवेंशन, हेल्प प्रिवेंट अ वाइड रेंज ऑफ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। अगर हम एनवायरनमेंट को हेल्दी बना के रखेंगे तो हम बहुत सारी कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ को फैलने से, स्प्रेड होने से हम बचा सकते हैं। नेक्स्ट जाता है इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जैसे क्लीन सेफ एनवायरनमेंट लीड्स द फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। अगर हम हाइजीनिक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, अच्छे एनवायरनमेंट में, हेल्दी एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, तो हम प्रॉपर तरीके से हेल्दी रहेंगे। जैसे हेल्थ की डेफिनेशन क्या है, फिजिकली, मेंटली, सोशली, हर तरीके से क्या होना चाहिए, पर्सन वेलबींग होना चाहिए। तो अगर हम हेल्दी एनवायरनमेंट में रह रहे हैं तो हम हर तरीके से फिजिकली, मेंटली, सोशली क्या रहेंगे, वेलबींग रहेंगे। नेक्स्ट आ जाता है प्रमोट्स पब्लिक हेल्थ, रिड्यूस द बर्डन ऑन हेल्थ केयर सिस्टम बाय प्रिवेंटिंग इलनेसेस। पब्लिक हेल्थ को हम क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे, तो हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर एकदम से क्या रहेगा, बर्डन नहीं आएगा अगर कोई इमरजेंसी आती है तो। नेक्स्ट जाता है सपोर्ट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स, बैलेंस एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट्स। जो एनवायरनमेंट है उसको हमें प्रोटेक्ट बना के रखना है, जिससे हम अपनी इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इनहेंस प्रोडक्टिविटी, हेल्दी इंडिविजुअल्स कैन वर्क मोर एफिशिएंटली। अगर इंडिविजुअल हेल्दी रहेगा तो वह वर्क उसका क्या रहेगा, एफिशिएंट रहेगा, मोर वर्क वो कर पाएगा। नेक्स्ट आ जाता है प्रोटेक्ट्स फ्यूचर जनरेशन, मेंटेन नेचुरल रिसोर्सेज लाइक एयर, वाटर एंड सॉइल फ्रॉम फ्यूचर। अगर इन्वायरमेंट को हेल्दी बना के रखते हैं तो फ्यूचर जनरेशन के लिए ये भी क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है रिड्यूस हेल्थ इनइक्वालिटीज़। इसमें आ जाएगा हेल्प वल्नरेबल एंड पुअर कम्युनिटीज़ हु आर मोस्ट अफेक्टेड बाय एनवायरमेंटल हजार्ड्स। जो पुअर कम्युनिटीज़ होती हैं उन पे भी हमें क्या करना है, ध्यान देना है, क्योंकि वह वल्नरेबल होती हैं, बहुत ज़्यादा ससेप्टिबल होती हैं कि वह इन्फेक्शन को गेन कर सके। तो उसको भी हमें क्या करना है, हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है और एनवायरमेंटल हजार्ड से उनको बचाना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फर्स्ट का सी, राइट डाउन द नीड्स ऑफ पब्लिक अवेयरनेस फॉर हेल्थ। नीड्स मतलब क्या ज़रूरत है हमें पब्लिक में हेल्थ के प्रति अवेयरनेस लाने की, जिसमें फर्स्ट आ जाएगा डिसीज़ प्रिवेंशन, एजुकेटिंग द पब्लिक हेल्प प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन एंड लाइफ स्टाइल डिसीज, एग्जाम्पल डायबिटीज़। अगर हम पब्लिक में, पीपल्स के बीच में, कम्युनिटी में अगर हम लोगों में अवेयरनेस फैलाएंगे, उनको एजुकेट करेंगे, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, डायग्नोसिस को प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे जो भी लाइफ स्टाइल डायग्नोसिस चल रही है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ वगैरह, उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जाता है अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, अवेयरनेस लीड टू द अर्ली डिटेक्शन ऑफ हेल्थ इशूज, इम्प्रूविंग ट्रीटमेंट आउटकम एंड रिड्यूसिंग कॉम्प्लिकेशन। अगर हम पब्लिक में अवेयरनेस फैलाएंगे हेल्थ के प्रति, तो हम जो डायग्नोसिस या डिसीजेस हो रही हैं उनको हम अर्ली उनका डायग्नोसिस कर सकते हैं, अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं, और उनका हम टाइम से ट्रीटमेंट प्रोवाइड करके हम मैनेज कर सकते हैं, उनके कॉम्प्लिकेशन होने से हम बचा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है हेल्थी लाइफस्टाइल प्रमोशन, encourage people to adopt healthy habits such as balanced diet, exercise, avoiding smoking, alcohol and stress
मैनेजमेंट। हमें पीपल को अवेयर करना है कि वह हेल्दी लाइफस्टाइल तरीके से वह रहे, एक्सरसाइज करे, डेली एक्सरसाइज करे, डाइट अच्छी ले और स्मोकिंग, अल्कोहल वगैरह को अवॉइड करे। स्ट्रेस मैनेजमेंट उनको समझाना है कि किस तरीके से वह करे जिससे बहुत सारी डिसीज से वह प्रिवेंट रह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इम्प्रूव हाइजीन एंड सैनिटेशन। पब्लिक कंपेनिंग इंक्रीज द नॉलेज अबाउट पर्सनल एंड एनवायरमेंटल हाइजीन, रिड्यूसिंग अ रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। पब्लिक में हमें एजुकेशन प्रोवाइड करना है, नॉलेज प्रोवाइड करना है कि वह किस तरीके से अपनी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करे, अपनी एनवायरमेंटल हाइजीन को प्रिवेंट करे, जिससे इन्फेक्शन को हम स्प्रेड होने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन। इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन में क्या आ जाएगा? अवेयरनेस एंश्योर्स चिल्ड्रन एंड एडल्ट रिसीव द टाइमली वैक्सीन्स प्रोटेक्ट अगेंस्ट द प्रिवेंटेबल डिसीज। इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन को हम लेके पब्लिक में अवेयरनेस फैलाएंगे कि अगर हम इम्यूनाइजेशन को लेते हैं तो हम प्रिवेंटेबल या प्रोटेक्टेबल डिसीज हैं उनसे हम पहले ही प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम वैक्सीन्स ले लेते हैं तो। नेक्स्ट आ जाता है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। इसमें आ जाता है हेल्थ ब्रेक स्टिग्मा अराउंड मेंटल इलनेसेस एंड प्रमोट्स अर्ली सपोर्ट्स एंड काउंसलिंग। अगर हम मेंटल हेल्थ के प्रति उनको अवेयरनेस प्रोवाइड करेंगे तो हम जो स्टिग्मा है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड उसको हम कम कर सकते हैं और हम जो मेंटल इल पर्सन्स हैं उनको हम सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, अर्ली काउंसलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे उनकी जो मेंटल इलनेस है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जाता है फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग में क्या जाएगा? एजुकेट अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिड्यूसिंग अनवांटेड प्रेगनेंसीज एंड प्रमोटिंग मैटरनल चाइल्ड हेल्थ। पब्लिक में हम फैमिली प्लानिंग के प्रति हम एजुकेट करेंगे लोगों को कि वह किस तरीके से फैमिली प्लानिंग करे और किस तरीके से वह अनवांटेड प्रेगनेंसीज से बचे और जो मैटरनल और चाइल्ड दोनों की हेल्थ को प्रमोट कर सके। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इमरजेंसी रिस्पॉन्स। प्रिपेयर पीपल टू रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली इन हेल्थ इमरजेंसीज एंड नेचुरल डिसास्टर। जो पीपल हैं, पब्लिक है, उसको हमें क्या करना है? डिसास्टर के प्रति हमें उनको प्रिपेयर करके रखना है कि अगर कोई डिसास्टर आ जाता है तो वो इस टाइम में किस तरीके से मैनेज करें। नेक्स्ट हमारा आ जाता है यूज़ ऑफ हेल्थ सर्विसेज मेक्स पीपल अवेयर ऑफ अवेलेबल हेल्थ फैसिलिटीज एंड स्कीम्स एनकरेजिंग बेटर यूटिलाइजेशन। हेल्थ फैसिलिटीज़ चल रही है, हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, उनको हमें अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है जिससे हम अपनी हेल्थ को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है रिड्यूस हेल्थ इनइक्वालिटीज। इसमें आ जाता है एम्पावर वल्नरेबल ग्रुप विथ नॉलेज प्रमोटिंग एंड एक्सेस टू हेल्थ केयर। जो वल्नरेबल ग्रुप है उसमें हमें हेल्थ केयर जो प्रोवाइड करनी है, हमें नॉलेज प्रोवाइड करना है, हेल्थ केयर प्रोवाइड करनी है जिससे हम उनमें हेल्थ इश्यूज को प्रिवेंट कर सकें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड का ए, डिफाइन एपिडेमियोलॉजी। ये क्वेश्चन हमारा रिपीटेटेड पूछा जा रहा है। हमने इसे MPMSU 2018 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था तो हमने सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए है। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 2019 में भी फोर्थ का ए हमने इसको सॉल्व किया है। फिर 2022 में भी ये आया है क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए। तो मैं आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से इसको पढ़ लें। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है एक्सप्लेन अबाउट द एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड्स इन डिटेल। हमें एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड्स बताना है डिटेल में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एपिडेमियोलॉजी क्या होती है। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड मॉडल was used to explain the infectious disease causation and trade, elaborate on how the interaction occurs between external agent, a susceptible host and environment. The environment make interaction possible between agent and host. जो एपिडेमिकोलॉजिकल ट्रेड्स होता है उसमें 3 पॉइंट्स होते हैं। 3 डिसीज के कॉजेशन को बताती है, डिसीज ससेप्टिबल होस्ट को बताती है और कैसे एनवायरनमेंट में रहने से होती है, ये हमें एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड्स बताता है। फिर जो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड्स होता है उसमें एक तो एजेंट होता है, एक होस्ट होता है और एक एनवायरनमेंट होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एजेंट क्या होता है। एजेंट इज द इन्फेक्शियस एजेंट कॉजिंग द डिसीज। एजेंट कैन बी वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स एंड अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म। जो एजेंट होता है वो क्या होता है? एक इन्फेक्शियस एजेंट होता है जो डिसीज को कॉज करता है। जैसे वो वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, पैरासाइट हो सकता है या फिर कोई भी अदर ऑर्गेनिज्म हो सकता है।
फिर नेक्स्ट आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ एजेंट, जिसमें बायोलॉजिकल एजेंट्स रहता है, जिसमें आ जाएगा दिस इंक्लूड द लिविंग एजेंट ऑफ डिसीज लाइक वायरस, फंजाई, बैक्टीरिया एक्सेट्रा। जो बायोलॉजिकल एजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, लिविंग एजेंट होते हैं, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो जिसमें वायरस हो सकता है, फंजाई हो सकता है या बैक्टीरिया हो सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स में आ जाता है एनी एक्सेसिव and deficiency of intake of protein, fat and carbohydrate, vitamins, minerals and water any result in nutritional disorder and can even predispose other chronic diseases। फिर नेक्स्ट हमारा आता है फिजिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट में क्या क्या आ जाता है, फिजिकल एजेंट्स इंक्लूड हीट, कोल्ड, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, रेडिएशन, इलेक्ट्रिसिटी, नॉइस दैट में रिजल्ट इन सिकनेस। फिजिकल एजेंट में क्या आ जाता है, हीट हो सकता है, कोल्ड हो सकता है, ह्यूमिडिटी, प्रेशर हो सकता है, रेडिएशन, इलेक्ट्रिसिटी या नॉइस, ये सब क्या है, डिसीज़ को कॉज करने के लिए एजेंट है, कारण है। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो डिसीज़ को कॉज करती है वो क्या कहलाती है, एजेंट कहलाती है। फिर केमिकल एजेंट में क्या आ जाता है, केमिकल एजेंट लाइक टॉक्सिन्स हो सकता है, पॉल्यूटेंट, फ्यूम्स, गैस, ये सब क्या हो सकते हैं, केमिकल एजेंट हो सकते हैं जो डिसीज़ को कॉज करेंगे। हमारा ट्रेड में अब नेक्स्ट आ जाता है होस्ट। होस्ट क्या होता है, द ऑर्गेनिज्म यूजुअली अ ह्यूमन एंड एनिमल दैट कैन गेट द डिसीज। होस्ट फैक्टर इंक्लूड्स। होस्ट होता है वो क्या होता है, ऐसी कोई भी चीज़, लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें क्या होता है, डिसीज़ होती है। एजेंट क्या था, जो डिसीज़ को कॉज करवा रहा था। और होस्ट क्या है, जिसमें डिसीज़ हो रही है, या तो ह्यूमन में होगी या एनिमल में होगी। तो जिसमें हो रही है डिसीज़ वो क्या है, होस्ट है। फर्स्ट आ जाता है डेमोग्राफिक फीचर में एज हो सकती है, सेक्स या फिर एथेनिसिटी। बायोलॉजिकल फीचर में जेनेटिक मेकअप, उसकी इम्यूनिटीज़ वगैरह कम है। फिर सोशियो इकोनॉमिक फीचर में एजुकेशन लेवल कम है, ऑक्यूपेशन उसका अच्छा ऑक्यूपेशन नहीं है, स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में वो वर्क कर रहा है, तो उस टाइम में भी उसको डिसीज़ होने के चांसेस रह सकते हैं, मतलब ससेप्टिबल होते हैं। नेक्स्ट है लाइफ स्टाइल, जिसमें आ जाती है स्मोकिंग, ड्रग एब्यूज़, एल्कोहल एंड एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारा ट्राइड में आ जाता है एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड का हमारा थर्ड पॉइंट है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में आ जाता है द इन्वायरमेंट विच फेवर द इंटरप्ले बिटवीन द होस्ट एंड द एजेंट। देयर आर द सेवरल अदर फैक्टर रिलेटेड टू होस्ट एंड एनवायरमेंट विच डिटरमाइन वेदर डिसीज विल बी अकर्स इन द एक्सपोज्ड होस्ट। तो जो एनवायरनमेंट होता है वो क्या करता है, एक फैक्टर होता है कि वह होस्ट और एनवायरनमेंट के बीच में क्या करता है, एक रिलेटेड रिलेशंस बना के रखता है कि इन दोनों में अगर इम्बैलेंस होता है तो जो एजेंट होता है वो क्या करता है, डिसीज कॉज कर देता है। तो जो एनवायरनमेंट होता है उसमें भी टू टाइप्स का होता है, जैसे एक तो होता है इंटरनल एनवायरनमेंट और एक होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या क्या आ जाता है, द इंटरनल एनवायरनमेंट रिफर्स टू द फैक्टर विद इन द होस्ट। जो होस्ट के अंदर के फैक्टर है वो अफेक्ट होते हैं, तो उस टाइम में जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो हमारा अफेक्ट होता है और डिसीज़ जल्दी से हम गेन कर लेते हैं। जैसे इम्यूनिटी, अगर इम्यूनिटी कम है तो उस टाइम में भी हमको जल्दी डिसीज़ हो जाती है। जेनेटिक, अगर फैमिली हिस्ट्री है। न्यूट्रिशनल, अगर एक्सेसिव हो रहा है या उसकी डेफिशिएंसी हो रही है। फिर आ जाता है एग्जिस्टिंग डिसीज़ है कोई, एज कम है। जेंडर, जैसे फीमेल में इसमें जो कुछ डिसीजेस ऐसी हैं जो फीमेल में ज़्यादा होती है, कुछ डिसीजेस ऐसी है जो मेल में होती हैं। फिर हार्मोनल लेवल इम्बैलेंस है, तो उस टाइम में भी जो इंटरनल एनवायरनमेंट है यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, बिगड़ रहा है, तो जिसके कारण भी डिसीजेस हो रही हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या क्या आ जाता है, इसमें 3 पार्ट्स में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को डिवाइड किया गया है। एक होता है फिजिकल, एक बायोलॉजिकल और एक साइकोलॉजिकल। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हमारा फर्स्ट जाता है फिजिकल एनवायरनमेंट, जिसमें फिजिकल एनवायरनमेंट रिफर्स टू द ऑल नॉन लिविंग थिंग्स एंड फिजिकल फैक्टर्स सच एज एयर, वाटर, नॉइस, लाइट, क्लाइमेट एंड हीट एक्सेट्रा। ये सब फिजिकल एनवायरनमेंट की चीज़ें हैं, फिजिकल फैक्टर्स हैं जो हमारे को डिसीज़ होने के लिए ससेप्टिबल बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। इसमें आ जाएगा बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में इंक्लूड्स ऑल लिविंग थिंग्स लाइक बैक्टीरिया, रोडेंट, इंसेक्ट, एनिमल एंड प्लांट्स। तो बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में क्या क्या आ जाता है, लिविंग थिंग्स, जैसे बैक्टीरिया हो सकता है, रोडेंट हो सकता है, इंसेक्ट, एनिमल या प्लांट हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है साइकोसोशल एनवायरनमेंट। साइकोसोशल एनवायरनमेंट में क्या क्या आ जाएगा, साइकोसोशल एनवायरनमेंट इज डिफाइन एज द दोज फैक्टर अफेक्टिंग द
personal health, health care and community well-being that stem from the psychosocial makeup of individual and structure and function of the social group. जो इंडिविजुअल होता है उसका साइकोसोशल मेकअप और जो सोशल ग्रुप होता है उसमें किस तरीके से वो बैलेंस बना पाता है, जैसे हिमसेल्फ और उसके एनवायरनमेंट में किस तरीके से बैलेंस बना पाता है उसकी बॉडी, ये हमारा आ जाता है साइकोसोशल एनवायरनमेंट के अंदर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का, ये डिफाइन ब्रुसेलोसिस। जो ब्रुसेलोसिस है उसको हमें डिफाइन करना है। ब्रुसेलोसिस इज द सिस्टेमिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द ब्रुसेला एपिकल ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड एनिमल टू ह्यूमन एंड कैरेक्टराइज्ड बाय द इंटरमिटेंट फीवर, मलेज, स्वेटिंग एंड मस्कुलोस्केलेटल पेन। जो ब्रुसेलोसिस होती है वो किससे होती है? एनिमल से ह्यूमन में होती है। तो एक क्या है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो ब्रुसेला स्पीसीज से होता है और क्या करता है, एनिमल जो इन्फेक्टेड एनिमल होते हैं उनसे ह्यूमन में ये ट्रांसमिट होता है। और क्या कैरेक्टर शो करता है? इंटरमिटेंट फीवर होगा, मलेज होगा, स्वेटिंग होगी और मस्कुलोस्केलेटल पेन होगा। इंटरमिटेंट फीवर में क्या रहेगा, जो फीवर रहेगा वो ऑन ऑफ होगा। अब हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है, ब्रुसेलोसिस इज द कम्युनिकेबल जूनोटिक डिसीज कॉज्ड बाय द ब्रुसेला स्पीसीज ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन थ्रू डायरेक्टली कॉन्टैक्ट, इनहेलेशन ऑफ इन्फेक्टेड एरोसोल्स एंड कंजप्शन ऑफ अनपस्चुराइज्ड मिल्क एंड डायरी प्रोडक्ट। जो ब्रुसेलोसिस होता है वो क्या है, एक कम्युनिकेबल मतलब फैलने वाली एक जेनेटिक डिसीज़ है, एनिमल्स की डिसीज़ है जो ह्यूमन में ट्रांसमिट होके आती है। तो ये ब्रुसेला से होती है और कैसे होती है, या तो हम डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं इन्फेक्टेड एनिमल के, या फिर हम इनहेल कर लेते हैं एरोसोल्स को इसके कारण, या फिर हम जो मिल्क होता है वो अनपस्चुराइज्ड मिल्क को हम डायरेक्ट कंजप्शन कर लेते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स का कंजप्शन कर लेते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 3 का भी। ये क्लास हमारी थोड़ी सी लंबी हो सकती है तो आप इसमें लास्ट तक बने रहें और 2025 का आप सारा क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन इसमें आप पा सकते हैं। एक्सप्लेन अबाउट द मोड एंड रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ ब्रुसेलोसिस। हमें ब्रुसेलोसिस का मोड्स बताने हैं और रूट ऑफ ट्रांसमिशन बताना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है ब्रुसेलोसिस का, फिर हम उसके बाद में उसके रूट्स देख लेंगे। ब्रुसेलोसिस कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड एनिमल टू मैन। जो ब्रुसेलोसिस है वो इन्फेक्टेड एनिमल से ह्यूमन में होती है, जिसमें फर्स्ट होता है डायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है, कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड एनिमल एंड एनिमल प्रोडक्ट, ब्लड, प्लेसेंटा, यूरिन और एबॉर्टेड टूसस। अगर हम जो इन्फेक्टेड एनिमल के कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं या कोई भी, ब्रुसेलोसिस होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में क्या जाएगा, थ्रू कंजप्शन ऑफ कंटामिनेटेड प्रोडक्ट टू एक्सपोज टू द कंटामिनेटेड एनवायरनमेंट। अगर हम इनडायरेक्ट में आ जाएगा कि अगर हम कंटामिनेटेड प्रोडक्ट का यूज़ कर लेते हैं, जैसे डेयरी प्रोडक्ट वगैरह, अनपॉस्चराइज्ड मिल्क वगैरह, हमको पता नहीं है और हम उसको कंज्यूम कर लेते हैं इनडायरेक्टली, उससे भी जो ब्रुसेलोसिस है वो ट्रांसमिट हो सकता है। नेक्स्ट जाता है एयरबोर्न ट्रांसमिशन। एयरबोर्न ट्रांसमिशन में आ जाएगा कि इनहेलेशन ऑफ ब्रुसेलोसिस एज डस्ट एंड एरोसोल फ्रॉम द काउ सीड ट्रांसमिटेड ब्रुसेलोसिस। अगर हम डस्ट वगैरह या फिर एरोसोल्स का इनहेलेशन कर लेते हैं तो उस टाइम में भी हमें ब्रुसेलोसिस होने के चांसेस रहते हैं, और ये सब किससे होंगे, इन्फेक्टेड एनिमल होना चाहिए। फिर आ जाएगा पीपल वर्क इन द स्लॉटर हाउसेज एंड लेबोरेटरीज आर एट द हाई रिस्क ऑफ दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशंस। जो पीपल स्लॉटर हाउस में वर्क करते हैं, लेबोरेटरीज में वर्क करते हैं, उनको ये ब्रुसेलोसिस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब हम इसके रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन देख लेते हैं, जिसमें फर्स्ट आ जाता है इंजेशन। इंजेशन मतलब खाना किसी भी चीज़ को, जैसे ईट एंड ड्रिंकिंग अनपॉस्चराइज्ड मिल्क। अगर हम अनपॉस्चराइज्ड मिल्क को खा लेते हैं, पीते हैं, या फिर डेयरी प्रोडक्ट को खाते हैं, चीज़ वगैरह, या फिर अनकुक्ड मीट खाते हैं, तो उस टाइम में हमें ब्रुसेलोसिस होने के चांसेस रहते हैं। ये बहुत ही अच्छा एक रूट है इंजेशन ट्रांसमिशन का। फिर नेक्स्ट आ जाता है इनहेलेशन। इनहेलेशन में इनहेल करना मतलब ब्रीथ इन एयरबोर्न ब्रुसेला बैक्टीरिया ड्यूरिंग द हैंडलिंग ऑफ एनिमल्स इन लैब वर्क। अगर लैब वर्क में या फिर जो एनिमल है उनको हैंडलिंग करते टाइम में जो एयरबोर्न एरोसोल्स वगैरह है उनको हम इनहेल कर लेते हैं ब्रीथिंग से, तो उस टाइम में भी ब्रुसेलोसिस होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है परक्यूटेनियस बाय स्किन के थ्रू। बैक्टीरिया एंटरिंग थ्रू स्किन कट्स एंड बोन्स एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स।
जो बैक्टीरिया होते हैं ब्रुसेला बैक्टीरिया होते हैं, या तो वो अगर कहीं हमारी स्किन कट है तो उस टाइम में भी वहाँ से वो एंटर कर सकते हैं, या कोई वुंड है तो वहाँ से वो एंटर कर सकते हैं, या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन से एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा कंजक्टाइवल रूट्स। कंजक्टाइवल रूट्स में आ जाएगा कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड फ्लूइड स्प्लैशिंग इनटू द आई। अगर इन्फेक्टेड फ्लूइड हमारे आईज में लगता है तो उस टाइम में भी ये हमें ब्रुसेलोसिस होने के चांसेस होते हैं। फिर नेक्स्ट जाता है रेयर ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन थ्रो वेरी रेयर पॉसिबल थ्रो। जो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है वो बहुत ही कम होता है, बहुत ज़्यादा ही रेयर होता है। जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, अगर कोई ब्रुसेलोसिस से इन्फेक्टेड हो गया है, ह्यूमन एनिमल से ह्यूमन में आ गया है और उस ह्यूमन का ब्लड हम ट्रांसफ्यूज़ कर रहे हैं किसी हेल्दी पर्सन को, तो उस टाइम में उसको ब्रुसेलोसिस होने के चांसेस रहते हैं। बोन मैरो या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के टाइम में। फिर आ जाएगा ब्रेस्ट फीडिंग इन्फेक्टेड मदर टू बेबी हो सकता है ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम में, या फिर सेक्सुअल ट्रांसमिशन हो सकता है, जैसे रेयर एंड नॉट अनडॉक्यूमेंटेड। ये बहुत ही कम होता है सेक्सुअल ट्रांसमिशन ब्रुसेलोसिस का। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 3 का सी, एक्सप्लेन अबाउट द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ब्रुसेलोसिस। हमें प्रिवेंशन और कंट्रोल बताना है ब्रुसेलोसिस का। तो ब्रुसेलोसिस इज द बैक्टीरियल जूनोटिक डिसीज ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन प्राइमरली थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एंड कंजप्शन ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल प्रोडक्ट। जो ब्रुसेलोसिस होती है वो क्या होती है, बैक्टीरियल जेनेटिक डिसीज़ होती है और कम्युनिकेबल डिसीज़ होती है। ये जो ट्रांसमिट कहाँ से होती है, इन्फेक्टेड एनिमल से ह्यूमन में ये ट्रांसमिट होती है। और इसके ट्रांसमिशन के भी बहुत सारे रूट्स हैं, जैसे हमने कल देखे थे, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या फिर एयरबॉर्न हो सकते हैं। तो हम इसके अब प्रिवेंशन देख लेते हैं कि क्या क्या इसका प्रिवेंशन होता है, कि कैसे हम ह्यूमन को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट आ जाएगा अवॉइड रॉ डेयरी प्रोडक्ट, डो नॉट कंज्यूम अनपॉस्चराइज मिल्क, चीज़ एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट। हमें अनपॉस्चराइज मिल्क नहीं लेना है, और जो डेयरी प्रोडक्ट है उनको रॉ डेयरी प्रोडक्ट्स हमें यूज़ नहीं करने हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रैक्टिस गुड हाइजीन, वॉश एंड थ्रो आफ्टर हैंडलिंग द एनिमल एंड एनिमल प्रोडक्ट। अगर हम एनिमल को टच कर रहे हैं या एनिमल प्रोडक्ट को टच कर रहे हैं तो हमें अच्छे तरीके से हैंड वॉश करना है। नेक्स्ट आ जाएगा यूज़ प्रोटेक्टिव गेयर्स। यूज़ प्रोडक्टिव गेयर्स में आ जाएगा अगर हम वेटनरीज में या फिर स्लॉटर हाउसेस में वर्क कर रहे हैं तो उस टाइम में हमें एनिमल को टच करते टाइम हमारा जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं वो सब हमें यूज़ करना है, ग्लव्स, गाउन वगैरह, ये सब प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग हमें वेयर करनी है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रॉपर फूड हैंडलिंग। प्रॉपर फूड हैंडलिंग में जाएगा कुक्ड मीट, थ्रो एंड हैंडल एनिमल टिश्यू विथ केयर। नेक्स्ट आ जाता है पब्लिक अवेयरनेस। पब्लिक अवेयरनेस में जाएगा एजुकेट कम्युनिटीज स्पेशली इन रूरल एरिया अबाउट ट्रांसमिशन एंड सेफ एनिमल प्रोडक्ट। हमें जो पब्लिक है उसको एजुकेट करना है कि किस तरीके से वो है एनिमल प्रोडक्ट को यूज़ करे और सेफ प्रैक्टिसेस वो वहाँ पे यूज़ करें और ट्रांसमिशन होने से बचे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंट्रोल ऑफ एनिमल प्रोडक्ट, जिसमें फर्स्ट आ जाता है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेट लाइव स्टॉक स्पेशली कैटल, गॉट एंड सीप विथ अप्रूव्ड ब्रुसेलोसिस वैक्सीन, एग्जाम्पल RVS1 और REV1। वैक्सीनेशन हमें एनिमल्स को लगवाना है जिससे हम ब्रुसेलोसिस को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है टेस्ट एंड स्लॉटर पॉलिसी। आइडेंटिफाई इन्फेक्टेड एनिमल थ्रू ब्लड टेस्टिंग एंड कल देम टू प्रिवेंट स्प्रेड। जो स्लॉटर हाउसेस में एनिमल्स हैं उनका हमें एक तो रूटीनली टेस्ट करवाने हैं, और जो इन्फेक्टेड हैं उनका हमें ब्लड सैंपल्स वगैरह करके उनको भी हमें टेस्टिंग करवानी है। नेक्स्ट आ जाता है एनिमल मूवमेंट कंट्रोल, रिस्ट्रिक्ट मूवमेंट ऑफ एनिमल फ्रॉम इन्फेक्टेड एरिया। अगर इन्फेक्टेड एरिया में इन्फेक्टेड कोई एनिमल्स है तो हमें जो बाकी एनिमल्स हैं उनको हमें इनसे दूर रखना है, और उस जगह पे उनकी मूवमेंट को, जो हेल्दी एनिमल्स हैं उनके मूवमेंट्स को हमें रोकना है। नेक्स्ट आ जाता है क्वारंटाइन, आइसोलेटेड न्यू एंड सिक एनिमल बिफोर इंट्रोड्यूसिंग देम टू हर्ड। जो नया एनिमल है, अगर ग्रुप में कोई नया एनिमल आया तो उसको हमें क्या करना है, अलग रखना है, क्वारंटाइन रखना है कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए। और अगर कोई सिक एनिमल है तो उसको भी हमें क्या रखना है, आइसोलेटेड रखना है। नेक्स्ट आ जाता है वेटनरी इन रेगुलर हेल्थ चेकअप्स ऑफ एनिमल्स स्पेशली इन ब्रीडिंग एंड डेयरी फॉर्म्स। तो जो एनिमल्स हैं उनका हमें रेगुलरली हेल्थ चेकअप्स करवाने हैं। सर्विलेंस एंड मॉनिटरिंग, इसमें आ जाएगा रेगुलर टेस्टिंग ऑफ एनिमल एंड ह्यूमन एट
रिस्क हमें रेगुलर टेस्टिंग करवानी है एनिमल्स की और ह्यूमंस की। फिर आ जाएगा रिपोर्टिंग ऑफ केसेस ऑफ हेल्थ एंड वेटनरी अथॉरिटीज़। अगर कोई केस मिलता है तो हमें हेल्थ केयर में हमें इन्फॉर्म करना है, वेटनरी अथॉरिटीज़ को बतानी है। अब नेक्स्ट है ट्रीटमेंट एंड फॉलोअप। ट्रीटमेंट एंड फॉलोअप में आ जाएगा ब्रुसेलोसिस इज द ट्रीटेड विथ एंटीबायोटिक लाइक डॉक्सीसाइक्लिन एंड रिफाम्पिसिन फॉर 6 वीक। 6 वीक के लिए डॉक्सीसाइक्लिन और रिफाम्पिसिन दिया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट हेल्प प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन एंड रिलैप्स। अर्ली डायग्नोसिस होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट लेना चाहिए। जैसे 6 वीक के लिए है तो उनको एक भी दिन स्किप ना किए बिना रेगुलर ये टैबलेट्स देनी है। तो इस तरीके से हम ब्रुसेलोसिस को ट्रीट कर सकते हैं और उसका फॉलोअप केयर हमें लेना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का ए, डिफाइन फैमिली प्लानिंग। ये क्वेश्चन हमने 2022 में सॉल्व किया है एमपीएमएसयू के। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ये है, तो मैं आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से इसको पढ़ लें। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एन्यूमरेट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड इट्स इम्पैक्ट। ये क्वेश्चन भी रिपीटेटेड पूछा गया है एमपीएमएसयू 2018 में भी आया है और 19 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। 18 में क्वेश्चन नंबर 4 का ए और बी है और क्वेश्चन नंबर 3 में भी ए और बी है 2019 में। तो मैं आपको इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से इसको पढ़ लें। फिर हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है डिस्क्राइब टेम्परेरी मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। टेम्परेरी मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग आर दोज विच हेल्प टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। दे आर रिवर्सिबल मीनिंग कपल कैन स्टॉप यूजिंग दैम दे विश टू कंसीव। तो टेम्परेरी मेथड क्या होती है, इसको कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए जो कपल होते हैं वो यूज़ करते हैं और अनवांटेड प्रेगनेंसी से सेफ रहते हैं, बचते हैं। दीज मेथड्स आर सेफ, इफेक्टिव एंड वाइडली यूज्ड। ये मेथड सेफ होती हैं, इफ़ेक्टिव होती हैं और ज़्यादातर लोग इनको यूज़ करते हैं, वाइडली यूज्ड होती हैं। इसमें फर्स्ट आ जाती है वेरियर मेथड। वेरियर मेथड में आ जाएगी दीज मेथड्स ब्लॉक द स्पर्म फ्रॉम रीचिंग द एग। जो वेरियर मेथड होती है इसमें क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, जिससे स्पर्म एग तक नहीं पहुंच पाते हैं। जिसमें फर्स्ट आ जाती है कॉन्डम, मेल एंड फीमेल होते हैं, जिसमें इजीली अवेलेबल, एफोर्डेबल होते हैं और आल्सो प्रोटेक्ट अगेंस्ट सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। जो कॉन्डम्स होते हैं मेल और फीमेल के वो इजीली अवेलेबल होते हैं, एफोर्डेबल होते हैं, कम प्राइस के होते हैं और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ भी हम इससे प्रोटेक्ट रह सकते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है डायफ्राम्स एंड सर्वाइकल कैप्स होते हैं, जो ये डोम शेप्ड के होते हैं। डिवाइस होती है जिसमें इंसर्टेड इनटू द वेजाइना बिफोर सेक्स। ये डोम शेप के होते हैं और इसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स के पहले वेजाइना के अंदर में इंसर्टेड करना होता है। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा कवर्स द सर्विक्स टू प्रिवेंट स्पर्म एंट्री। ये सर्विक्स को कवर करके रखते हैं जिससे स्पर्म अंदर एंटर नहीं कर पाते हैं, जिससे स्पर्म एग तक नहीं पहुंच पाता है। फिर नेक्स्ट मेथड आ जाती है हार्मोनल मेथड। फर्स्ट थी हमारी बैरियर मेथड, सेकंड है हमारी हार्मोनल मेथड। हार्मोनल मेथड में क्या होता है, दीज इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ हार्मोन्स प्रिवेंट ओव्यूलेशन फॉर फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है, हम कुछ हार्मोन्स का यूज़ करते हैं जिससे हम फर्टिलाइजेशन से प्रिवेंट कर सकते हैं। जिसमें फर्स्ट जाती है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आती है। ये ऐसी पिल्स होती है जिसको हम रेगुलरली लेना होता है, मॉर्निंग पिल्स भी इसको कहते हैं। तो इनमें भी बाईफेजिक, ट्राईफेजिक बहुत सारी ऐसी वेराइटीज़ होती हैं पिल्स की। इसमें इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है, इसमें हमें 72 आवर्स के हमें विद इन ये पिल्स लेनी पड़ती है अगर कपल अनवांटेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं उस टाइम में। फिर नेक्स्ट हमारी आ जाती है इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है। इंजेक्टेबल में क्या होती है, इंजेक्शन फॉर्म में होती हैं ये, और 1 से 3 महीने के लिए, 3 महीने के लिए मिनिमम ये वैलिड होती हैं। और इसके बाद में हमें फिर से इंजेक्टेबल फॉर्म अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो फिर से हमें ये इंजेक्शन्स लेनी पड़ती है, जिसमें एग्जांपल रहेगा डंपा। फिर नेक्स्ट आ जाता है कॉन्ट्रासेप्टिव पैच आते हैं, जिसको हमें स्किन के ऊपर अप्लाई करना होता है। ये पैचेस हार्मोन को रिलीज करते हैं जिससे अनवांटेड प्रेगनेंसीज को अवॉइड किया जा सकता है। नेक्स्ट वेजाइनल रिंग्स होती हैं, प्लेस इनसाइड द वेजाइना फॉर 3 वीक्स। वेजाइनल रिंग्स को 3 वीक के लिए प्लेस किया जाता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। फर्स्ट थी बैरियर मेथड, सेकंड थी हार्मोनल मेथड, अब थर्ड है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। आईयूडीज होती हैं, जिसमें फर्स्ट आ जाती है कॉपर आईयूडीज। कॉपर टीज होती हैं इंसर्टेड
इनसाइड द यूट्रस, ये यूट्रस के अंदर इंसर्ट की जाती है और ये स्पर्म को एग तक पहुंचने से बचाती है, स्पर्म को किल कर देती है। फिर नेक्स्ट जाता है हार्मोनल आईयूडीज होती हैं, रिलीज स्मॉल अमाउंट ऑफ हार्मोन कैन लास्ट 3 to 5 years। ये हार्मोनल आईयूडीज क्या करती हैं, स्मॉल अमाउंट में हार्मोन्स को रिलीज करते जाती हैं थोड़ा थोड़ा करके, जिससे अनवांटेड प्रेगनेंसीज को बचाया जा सकता है और फर्टिलाइजेशन यहाँ पे नहीं होता है। जो आईयूडीज होती हैं, कॉपर आईयूडीज और हार्मोनल आईयूडीज होती हैं, ये 3 से 3 साल, 5 साल और 10 साल के लिए होती हैं। फिर नेक्स्ट जाती है नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में क्या होती है, रिदम मेथड होती है। अवॉइड सेक्सुअल प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग फर्टाइल डेज के टाइम में सेक्सुअल प्रैक्टिसेस नहीं करना है, ये हमारी रिदम मेथड है। नेक्स्ट जाती है विथड्रॉल मेथड। विथड्रॉल मेथड में क्या आएगी, मेल विथड्रॉ बिफोर इजैकुलेशन से पहले मेल क्या कर देगा, विथड्रॉ कर देगा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है बेशल बॉडी टेम्परेचर सर्वाइकल म्यूकस मेथड। इसमें आ जाता है ऑब्जर्विंग फिजिकल साइन ऑफ ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का साइन हमें असेस करना है, जब ओव्यूलेशन हुआ उस टाइम में हमें सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करने। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड। इसमें आ जाएगा यूज्ड बाय ब्रेस्ट फीडिंग मदर इन फर्स्ट 6 month पोस्टपार्टम। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, राइट शॉर्ट नोट्स इसमें पूछा गया है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का एक कम्युनिकेशन। ये क्वेश्चन हमारा MPMSU 2019 में क्वेश्चन नंबर 2 में A, B और C में पूछा गया है। तो मैं आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से इसको पढ़ लें। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का B, होम विजिटिंग। होम विजिटिंग आर द सर्विसेज डायरेक्टली टू प्रोवाइड द इंडिविजुअल फैमिली एंड देयर ओन होम्स। होम विजिटिंग क्या होती है, जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं, कम्युनिटी के नर्सेस होती हैं, वो क्या करती हैं, होम विजिट करती हैं और जो इंडिविजुअल है कम्युनिटी में रह रहे हैं उनको घर में जाके ही हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। डेफिनेशन आ जाएगा, होम विजिटिंग इज़ अ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज़ द प्रोसेस बाय विच द हेल्थ प्रोफेशनल visit individual and families in their homes to provide the health education, मेडिकल केयर, सपोर्ट एंड फॉलोअप सर्विसेज। होम विजिटिंग में जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल होते हैं वो कम्युनिटी में, फैमिलीज़ में जाते हैं और वहाँ के जो पीपल हैं उनको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, फॉलोअप प्रोवाइड करते हैं। तो वह डोर टू डोर जाके, घर घर जाके क्या करते हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइड्स करते हैं होम विजिट में। फिर नेक्स्ट आ जाता है ऑब्जेक्टिव ऑफ होम विजिट। क्या क्या ऑब्जेक्टिव है होम विजिट के, जिसमें फर्स्ट आ जाएगा टू असेस द हेल्थ स्टेटस एंड नीड ऑफ द इंडिविजुअल एंड फैमिलीज। जो फैमिलीज वहाँ पे रह रही हैं उनका हेल्थ स्टेटस को असेस करना और इंडिविजुअल की नीड को असेस करना ही होम विजिटिंग का मेन पर्पस है। फिर नेक्स्ट आ जाता है टू प्रोवाइड प्रिवेंटिव, प्रमोटिव एंड क्यूरेटिव सर्विसेज। अगर कोई डिसीज वहाँ पे ज़्यादा हो रही है उसको प्रिवेंट करना, प्रमोट करना और क्योर करना, ये सारी सर्विसेज उनको प्रोवाइड करना है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है टू एजुकेट फैमिलीज अबाउट हाइजीन, न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन एंड डिसीज प्रिवेंशन। जो फैमिलीज रह रही हैं वहाँ पे उनको हाइजीन के प्रति एजुकेशन प्रोवाइड करना, न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन, डिसीज प्रिवेंशन, इन सब के प्रति उनको क्या करना, एजुकेशन प्रोवाइड करना। नेक्स्ट आ जाएगा टू प्रमोट मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। जो मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ उनको क्या करना, प्रमोट करना। इस्टेब्लिश अ ट्रस्टिंग रिलेशनशिप विद द फैमिलीज ऑफ बेटर केयर। फिर नेक्स्ट जाता है टू आइडेंटिफाई हेल्थ प्रॉब्लम अर्ली एंड प्रोवाइड टाइमली रेफरल। नेक्स्ट आ जाएगा प्रिंसिपल ऑफ होम विजिटिंग। प्रिंसिपल ऑफ होम विजिटिंग में फर्स्ट आ जाता है, क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं, प्लान एंड पर्पस होते हैं, जिसमें ईच विजिट शुड बी स्पेसिफिक गोल, मतलब हर विजिट में कोई स्पेसिफिक गोल होता है। सेकंड आ जाता है नीड बेस्ड होती है, सर्विस प्रोवाइड शुड बी अकॉर्डिंग टू द फैमिलीज नीड। फैमिलीज की नीड के अकॉर्डिंग सर्विस प्रोवाइड की जाती है, तो ये है नीड बेस्ड होती है। नेक्स्ट आ जाता है रेगुलर एंड कंटिन्यूअस। जो होम विजिट होता है वो रेगुलर किया जाता है, यहाँ कंटिन्यूअस किया जाता है, इसमें फॉलोअप इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट आ जाता है रिस्पेक्ट फॉर प्राइवेसी एंड कल्चर। जो वहाँ के लोग रह रही हैं उनकी हमें प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करना है और उनके कल्चर को रिस्पेक्ट करना है, जिस कल्चर से वो हैं। उनकी अगर हेल्थ से रिलेटेड किसी प्रकार का कोई वो इशूज़ हमें ऐसा बता रहे हैं तो हमें किसी और के साथ में शेयर नहीं करनी है। नेक्स्ट जाता है पार्टिसिपेशन ऑफ फैमिली मेम्बर्स। जो मेम्बर्स रहे हैं फैमिली के, उनका सब में हेल्थ केयर हम उनको अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए।
नेक्स्ट आ जाता है स्टेप्स ऑफ होम विजिट। क्या क्या स्टेप्स होती हैं होम विजिटिंग की, जिसमें फर्स्ट आ जाती है प्रिपरेशन, गैदर बैकग्राउंड इन्फो, प्लान विजिट एंड कैरी नीडेड मटेरियल्स। जो होम विजिट अगर हम करते हैं तो सबसे पहले होती है प्रिपरेशन। हमें तो उसका पहले बैकग्राउंड देखना कि हम किस जगह में बैकग्राउंड में जा रहे हैं, वहाँ का हमें पूरा इन्फॉर्मेशन लेना है। उसके बाद में हमें हमारी जो विजिट है उसको प्लान करना है कि किस दिन हमें जाना है। फिर हमें क्या क्या मटेरियल्स कैरी करना है साथ में, वो सब की हमें नीडेड रहने वाली है, उन सबको हमें कलेक्ट करके रखना है। फिर नेक्स्ट आ जाता है अप्रोच एंड इंट्रोडक्शन, बिल्ड रैपोर्ट विद द फैमिलीज। फिर नेक्स्ट जाता है असेसमेंट, कलेक्ट डाटा ऑन हेल्थ एनवायरनमेंट एंड लाइफ स्टाइल। हमें डाटा कलेक्ट करना है हेल्थ से रिगार्डिंग, एनवायरनमेंट से रिगार्डिंग और उनकी लाइफ स्टाइल से रिगार्डिंग हमें डाटा कलेक्ट करना है। नेक्स्ट जाता है इंटरवेंशन, इसमें आ जाएगा प्रोवाइड केयर, हेल्थ एजुकेशन एंड रेफरल। हमें हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना है, और अगर ट्रीट ऐसी कंडीशन है जो वहाँ पे ट्रीट नहीं हो सकती है तो हमें उसको रेफ़र करना है अच्छी जगह पे। फिर नेक्स्ट जाता है इवोल्यूशन में जाएगा असेस आउटकम ऑफ द विजिट। अगर हम विजिट कर रहे हैं तो उसका क्या आउटकम निकल रहा है, इसका हमें इवोल्यूशन करना है। नेक्स्ट जाता है डॉक्यूमेंटेशन, रिकॉर्ड फाइंडिंग एंड एक्शन टेकन। हमें जो भी फाइंडिंग्स मिल रही है उसका हमें रिकॉर्ड लिखना है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है एडवांटेजेस ऑफ होम विजिट। क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। फर्स्ट जाता है बिल्ड स्ट्रॉन्ग नर्स फैमिली रिलेशनशिप। अगर हम होम विजिट करते हैं तो हम नर्स फैमिली रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जाता है हेल्प ऑब्जर्व लिविंग कंडीशन डायरेक्टली। हम जो पीपल है कम्युनिटी की, उनकी लिविंग कंडीशन को हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जाता है एनकरेज बेटर कॉम्प्लियंस विथ हेल्थ सर्विसेज। हम हेल्थ सर्विसेज बेटर उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट जाता है ऑफर इंडिविजुअल हेल्थ एजुकेशन। हम इंडिविजुअल को हेल्थ एजुकेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जाता है चैलेंजेस ऑफ होम विजिटिंग। क्या क्या चैलेंजेस आते हैं जब हम होम विजिटिंग करते हैं। तो उस टाइम में लिमिटेड टाइम एंड रिसोर्सेज, हमारे पास में लिमिटेड टाइम होता है, कम टाइम होता है, और रिसोर्सेज भी कम होते हैं। नेक्स्ट जाता है सेफ्टी कंसर्न फॉर नर्सेज। जो नर्सेज होम विजिटिंग में जाती हैं उनकी सेफ्टी पर भी बात आ जाती है। फिर नेक्स्ट जाता है कल्चरल एंड लैंग्वेज बैरियर। अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेज के वहाँ पे लोग रहते हैं, तो ये एक सबसे बड़ा बैरियर होता है होम विजिटिंग का। नेक्स्ट जाता है डिफ़िकल्ट एक्सेस टू रिमोट एरियाज़। जो रिमोट एरियाज़ होते हैं उनमें डिफ़िकल्ट हो जाता है होम विजिटिंग करना, क्योंकि वह बहुत दूर दराज होते हैं, तो वहाँ पे आना जाना उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 5 का सी, डेमोग्राफी। डेमोग्राफी के ऊपर हमें शॉर्ट नोट्स पूछा गया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डेमोग्राफी होती क्या है। डेमोग्राफी कैन बी डिफाइन एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन प्राइमरली विद द रिस्पेक्ट ऑफ देयर साइज, देयर स्ट्रक्चर एंड देयर डेवलपमेंट्स। जो डेमोग्राफी होती है वो क्या होती है, साइंटिफिक स्टडी होती है किसी भी ह्यूमन पॉपुलेशन की, और हम उसमें पॉपुलेशन की साइज़ को देखते हैं, स्ट्रक्चर को देखते हैं, और उसका डेवलपमेंट को हम यहाँ पे असेस करते हैं और उसकी स्टडी करते हैं। ये सब आ जाता है डेमोग्राफी में। ये जो डेफिनेशन है वो किसने दी थी, वॉन डे वले ने मल्टीलिंगुअल डेमोग्राफिक डिक्शनरी से ये ली गई है 1982 में। फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं एक्सपेक्ट ऑफ डेमोग्राफी, जिसमें फर्स्ट जाता है पॉपुलेशन साइज। तो टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन साइंटिफिक एरिया इन कंट्री। हम जितनी भी एरिया की डेमोग्राफी निकाल रहे हैं या एक कंट्री की पूरी डेमोग्राफी निकाल रहे हैं, तो हमें टोटल नंबर ऑफ पीपल वहाँ पे देखना है कि कितना उस स्पेसिफिक एरिया में कितने पीपल हैं। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा हाउ द पॉपुलेशन इज स्प्रेड अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स एंड जियोग्राफिक एरिया। जो पॉपुलेशन है वो कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुई है, किस रीजन में, जियोग्राफिकल एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हुई है, वो हमें उसका भी निकालना है। फिर नेक्स्ट आ जाता है पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी में आ जाएगा नंबर ऑफ पीपल लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर इन मील्स। पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने नंबर ऑफ पीपल्स रह रहे हैं, ये हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी हो गई। फिर नेक्स्ट आ जाता है पॉपुलेशन कंपोजिशन। इसमें आ जाएगा एज, सेक्स, स्टेटस, एजुकेशनल लेवल एंड ऑक्यूपेशन। तो हमें पॉपुलेशन कंपोजिशन में देखना है कि कितने एज ग्रुप के लोग रह रहे हैं, मेल है, फीमेल है,
मैरिटल स्टेटस क्या है वहाँ का, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, कितने मैरिड हैं, कितने अनमैरिड हैं, कितने डाइवोर्स्ड हैं, एजुकेशन लेवल वहाँ का क्या है, वहाँ क्या ऑक्यूपेशन करते हैं, क्या काम करते हैं, ये सब आ जाता है हमारा पॉपुलेशन कंपोजिशन में। नेक्स्ट आ जाता है फर्टिलिटी, बर्थ रेट एंड रिप्रोडक्टिव बिहेवियर इन द पॉपुलेशन। हमें जो पॉपुलेशन हमने लिया है स्टडी करने के लिए डेमोग्राफी में, उसकी हमें रिप्रोडक्टिव बिहेवियर वहाँ का देखना है, बर्थ रेट देखनी है कि बर्थ रेट अच्छी है या नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी में आ जाएगा डेथ रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड कॉजेस ऑफ डेथ। हमें डेथ रेट्स देखनी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखनी है और कारण देखना है कि किस कारण से डेथ हो रही है। नेक्स्ट आ जाता है माइग्रेशन, मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बोथ इंटरनल एंड इंटरनेशनल। हमें जो पीपल हैं उनका माइग्रेशन देखना है कि वह माइग्रेट होकर नेशनल में ही माइग्रेट हो रहे हैं या फिर इंटरनेशनली माइग्रेट हो रहे हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है पॉपुलेशन ग्रोथ, इसमें आ जाएगा इंक्रीज एंड डिक्रीज इन पॉपुलेशन ओवर टाइम, ये भी हमको देखना है। फिर आ जाएगा टाइप्स ऑफ डेमोग्राफी, टाइप्स ऑफ डेमोग्राफी में एक फॉर्मल डेमोग्राफी होती है और एक सोशल डेमोग्राफी होती है। फॉर्मल डेमोग्राफी में क्या आ जाता है, फोकस ऑन साइंटिफिक एनालिसिस, बर्थ, डेथ, मैरिज, फर्टिलिटी एंड माइग्रेशन। जो फॉर्मल डेमोग्राफी है उसमें हम बर्थ रेट देखते हैं, डेथ रेट देखते हैं, मैरिटल स्टेटस देखते हैं, फर्टिलिटी रेट्स देखते हैं, माइग्रेशंस, ये सब उसमें सेंसेस हम बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सोशल डेमोग्राफी, इसमें आती है स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन डेमोग्राफिक चेंजेस एंड सोशल, इकोनॉमिक, कल्चर एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स, ये सब आ जाती हैं सोशल डेमोग्राफी के अंदर। अब हम इसकी इम्पोर्टेंस देख लेते हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंस होते हैं डेमोग्राफी के, जिसमें फर्स्ट आ जाता है हेल्प टू प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। ये डेमोग्राफी क्या करती है, हेल्प करती है प्लान करने में और पॉलिसीज़ को बनाने में, जैसे हेल्थ केयर में, एजुकेशन में और एम्प्लॉयमेंट में। नेक्स्ट जाता है यूज़फुल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रिसोर्स एलोकेशन, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको करने में ये हेल्प करती है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है एड्स इन पब्लिक हेल्थ प्लानिंग बाय अंडरस्टैंडिंग एज एंड डिसीज पैटर्न, डिसीज पैटर्न को ये अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है गाइड्स अर्बन प्लानिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जो डेमोग्राफी होती है वो अर्बन प्लानिंग करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रोवाइड इंसाइड इनटू पॉपुलेशन प्रोग्राम लाइक ओवर पॉपुलेशन एंड एजिंग। फिर हम इसके सोर्सेज देख लेते हैं, सोर्सेज ऑफ डेमोग्राफिक डाटा, हम कहाँ कहाँ से डेमोग्राफिक डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट होता है सेंसस से हम डेमोग्राफिक डाटा ले सकते हैं, वाइटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम होता है, बर्थ डेथ रिकॉर्ड्स वगैरह होते हैं उसमें, उससे हम डेमोग्राफिक डाटा ले सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं, जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होता है। फिर पॉपुलेशन रजिस्टर्ड होते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है इंटरनेशनल सोर्सेस होते हैं, जैसे WHO, UN और वर्ल्ड वी, ये सब सोर्सेस होते हैं जिससे हम डेमोग्राफिक डाटा का सेंसस ले सकते हैं, उनका हम कलेक्ट कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है फिफ्थ का डी, हाउसिंग। हाउसिंग रिफर्स टू द प्रोविजन ऑफ शेल्टर एंड ड्वेलिंग प्लेसेस वेयर पीपल लिव। इट इंक्लूड नॉट ओनली द फिजिकल स्ट्रक्चर बट ऑल्सो द सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंडीशन नेसेसरी फॉर अ सेफ एंड हेल्दी लिविंग इन्वायरमेंट। जो हाउसिंग होती है वो क्या होता है, एक शेल्टर होता है, एक रहने की जगह होती है जिसमें फिजिकल स्ट्रक्चर के साथ साथ में हेल्दी लाइफ स्टाइल वहाँ पे होनी चाहिए, हेल्दी लिविंग इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, सेफ होना चाहिए। फिर हम फीचर्स देख लेते हैं, हेल्पफुल हाउसिंग का क्या क्या फीचर्स होते हैं। फर्स्ट आ जाता है दिस इज अ शेल्टर एंड फिजिकल प्रोटेक्शन ऑफ द फैमिली। जो हाउस होता है वो क्या होता है, शेल्टर होता है, रहने की जगह होती है फैमिली की और उनको फिजिकली प्रोटेक्ट करती है फैमिली को। नेक्स्ट आ जाता है हेल्थफुल हाउसिंग प्रोवाइड द एडिक्वेट स्पेस फॉर वेरियस फैमिली एक्टिविटी लाइक वर्शिपिंग, कुकिंग, वॉशिंग एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन। तो हाउस होता है वह फैमिली को एक एडिक्वेट स्पेस प्रोवाइड करता है जिसमें वह वर्शिप कर सकते हैं, कुकिंग कर सकते हैं, वॉशिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है हेल्थफुल हाउस इज़ प्रोटेक्टेड फॉर द हजार्डियस ऑफ नॉइस पोल्यूशन। जो हेल्थफुल हाउस होता है वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है हजार्ड्स से, जो हाउस के फैमिली के मेंबर्स होते हैं उनको। नेक्स्ट आ जाता है फ्री फ्रॉम हजार्ड्स ऑफ फिजिकल एंड टॉक्सिक मटेरियल, दोस आर यूज्ड फॉर
कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस। जो हाउस होता है फैमिली मेम्बर्स को हजार्ड से प्रोटेक्ट करता है, फिजिकली और टॉक्सिक मटेरियल से प्रोटेक्ट करके रखता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है हेल्प टू प्रमोटिंग मेंटल हेल्थ एंड पर्सनल डेवलपमेंट। हाउस होता है वो क्या करता है, प्रमोट करता है, मेंटल हेल्थ को अच्छी बनाता है और पर्सनल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट जाता है रिकॉग्नाइज एंड रिगार्ड्स इकोलॉजिकल प्रिंसिपल एंड इन्हेंस कम्युनिटी डेवलपमेंट। जो कम्युनिटी का डेवलपमेंट है उसको भी ये इन्हेंस करता है, बढ़ाता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिसीज। फर्स्ट जाता है सेफ एंड सैनिटरी वाटर सप्लाई। सेफ वाटर सप्लाई होना चाहिए, प्योर वाटर वहाँ पे सप्लाई किया जाना चाहिए। प्रोटेक्ट वाटर सप्लाई सिस्टम अगेंस्ट पोल्यूशन। पोल्यूशन फ्री हमें वाटर मिलना चाहिए, जिससे हम वाटर बॉर्न डिसीज से प्रिवेंट रह सकते हैं। नेक्स्ट जाता है प्रोविज़न ऑफ टॉयलेट फैसिलिटी। हाउस में टॉयलेट फैसिलिटी प्रोवाइड होनी चाहिए। प्रोटेक्ट अगेंस्ट सीवेज कंटामिनेशन। सीवेज का जो प्रॉपर तरीके से वेस्टेज का जो डिस्कार्ड हो रहा है वो प्रॉपर तरीके से उसका ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है कीप द ड्वेलिंग फ्री फ्रॉम इंसेक्ट एंड रोडेंट। जो रोडेंट और इंसेक्ट होते हैं उनका हमें पानी अगर रुका हुआ है तो हमें वहाँ पे पानी को रुकने नहीं देना है, जिससे अगर रोकेंगे तो इंसेक्ट और जो रोडेंट होते हैं वहाँ पे डेवलप होने लगते हैं, उनका बर्थ होने लगता है, जिसके कारण इंसेक्ट से होने वाले डिसीजेस से हम प्रिवेंट रह सकते हैं। नेक्स्ट जाता है कंज्यूम मिल्क एंड फूड फ्रेश बाय यूजिंग द एडिक्वेट फैसिलिटी टू कीप द फूड आइटम सेफ। हमें सेफ फूड आइटम को ही इंजेस्ट करना है, जिससे हम फूड बॉर्न डिसीज से प्रिवेंट रह सकते हैं। नेक्स्ट जाता है अवॉइड ओवर क्राउडिंग रूम टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। इन्फेक्शन से हमें अगर बचना है तो ओवर क्राउडिंग रूम्स को हमें अवॉइड करना है। अगर हम ओवर क्राउडिंग रूम में रहते हैं तो हमें कम्युनिकेबल डिसीज होने की वहाँ पे चांसेस होते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स। क्या क्या रोल्स होते हैं कम्युनिटी हेल्थ के, जिसमें फर्स्ट होता है असेसमेंट। फिर नेक्स्ट जाता है हेल्थ एजुकेशन। एजुकेट फैमिली अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ हाइजीन, वेंटिलेशन एंड वेस्ट डिस्पोजेबल। जो फैमिलीज होती हैं पहले तो उनका लिविंग कंडीशन को हमें क्या करना है, असेस करना कि किस तरीके से वो रह रहे हैं। फिर हमें हेल्थ एजुकेशन देना है हाइजीन के बारे में, वेंटिलेशन के बारे में और वेस्ट को डिस्कार्ड करने के बारे में कि किस तरीके से वो डिस्पोज करें। नेक्स्ट आ जाता है एडवोकेसी। इसमें आ जाएगा एडवोकेट फॉर हाउसिंग पॉलिसी दैट एंश्योर द बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ ऑल। नेक्स्ट जाता है रेफरल एंड सपोर्ट। रेफर फैमिलीज टू हाउसिंग इम्पोर्टेंस प्रोग्राम इन गवर्नमेंट स्कीम। गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू जो हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है उसमें हमें जो फैमिलीज है उनको रेफ़र करना है और उनको एडवाइस करनी है, उनको बताना है और उनकी हेल्प करना है कि किस तरीके से वह जो गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू हाउस मिल रहे हैं उसमें वह ले सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 5 का ई, लेवल ऑफ प्रिवेंशन। लेवल ऑफ प्रिवेंशन के ऊपर हमें इससे शॉर्ट नोट्स पूछा गया है 5 मार्क्स का। तो हम पहले देख लेते हैं प्रिवेंशन होता क्या है। प्रिवेंशन इज द एक्शन एम एट द इरेडिकेटिंग, एलिमिनेटिंग और मिनिमाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ डिसीज एंड डिसेबिलिटी। प्रिवेंशन क्या होता है, किसी भी चीज़ को मिनिमाइज करना, कम करना, उसको इरेडिकेट करना, पूरी तरीके से जड़ से ख़त्म कर देना किसी भी डिसीज़ को, डिसेबिलिटी को, ये होता है प्रिवेंशन। ये जो डेफिनेशन है वो किसने दी, अकॉर्डिंग टू जोन्स एम लास्ट ने ये डेफिनेशन दी। हम अब देख लेते हैं लेवल ऑफ प्रिवेंशन। देयर आर द क्लासिफाइड इनटू 4 स्टेजेस। जो लेवल ऑफ प्रिवेंशन होता है उनको 4 स्टेज में डिवाइड किया गया। फर्स्ट होता है प्राइमोडियल प्रिवेंशन होता है, नेक्स्ट होता है प्राइमरी प्रिवेंशन होता है, फिर थर्ड हमारा सेकेंडरी प्रिवेंशन होता है, फोर्थ टर्सरी प्रिवेंशन होता है। फर्स्ट हम प्राइमोडियल प्रिवेंशन में देख लेते हैं। प्राइमोडियल प्रिवेंशन इज डिफाइंड एज द प्रिवेंशन ऑफ रिस्क फैक्टर themselves beginning with range in the social environment condition in which these factors are observed to develop and contributing for high risk people। तो जो प्राइमोडियल प्रिवेंशन होता है उसमें क्या होता है, रिस्क फैक्टर्स यहाँ पे होते हैं। जो भी रिस्क में पीपल होते हैं, हाई रिस्क पीपल होते हैं, उनको पहले से ही हेल्थ एजुकेशन हम प्रोवाइड करते हैं। उनको प्रिवेंट करने के लिए अपनी लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए, अपना फूड हैबिट्स चेंज करना चाहिए। ये सब अगर वो चेंज करते हैं तो वो डिसीज़ को प्रिवेंट कर पाते हैं। तो इस तरीके से हम जो प्राइमोडियल प्रिवेंशन होता है हम रिस्क फैक्टर को वहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। जैसे प्रोग्राम्स टू प्रमोट द रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, हम प्रोग्राम्स चलाएंगे कि
रेगुलर हम फिजिकल एक्टिविटीज़ करेंगे तो हमें जो डिसीजेस हो रही हैं, लाइफस्टाइल डिसीजेस हो रही हैं, वो हमें नहीं होगी। नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या आ जाएगा? प्राइमरी प्रिवेंशन कैन बी डिफाइन एज द एक्शन टेकन प्रीरियर टू ऑनसेट ऑफ डिसीज विच रिमूव द पॉसिबिलिटी दैट द डिसीज विल एवर अकर। प्राइमरी प्रिवेंशन होता है, उसमें क्या होता है, डिसीज़ हमारी ऑनसेट हो जाता है, डिसीज़ स्टार्टिंग स्टेज में होती है और उस टाइम में हमें डिसीज़ को प्रिवेंट करना होता है। तो हम डिसीज़ को प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे? हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे और स्पेसिफिक उसका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। तो हेल्थ एजुकेशन में हमें एजुकेट करना कि अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करें, फूड हैबिट्स को चेंज करें और फिज़िकल एक्टिविटीज़ करें, रेगुलर एक्सरसाइजेस करें, जिससे वह कम कर सकती है। और अगर मेडिसिन की भी नीड है तो वह मेडिसिन भी लेके प्राइमरी प्रिवेंशन करके ही डिसीज़ को वहाँ से पूरी तरीके से मिनिमाइज कर दे, एरेडिकेट कर दे। नेक्स्ट आ जाता है सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या जाएगा? इट इज़ डिफाइन एज द एक्शन विच हेल्प्स द प्रोग्रेस ऑफ द डिसीज। इट इज़ द इंसिपिएंट स्टेज एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। जो सेकेंडरी स्टेज होती है उसमें हमें जो डिसीज़ होती है उसमें हमें अर्ली डायग्नोसिस करना होता है और उसका प्रॉपर तरीके से हमें ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो उसके कॉम्प्लिकेशंस होंगे और हम उसको डिसीज़ को मैनेज नहीं कर पाएंगे। सेकेंडरी प्रिवेंशन में 3 स्पेसिफिक इंटरवेंशन होता है, जिसमें अर्ली डायग्नोसिस होता है, एडिक्वेट हमें ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है और अगर हमसे ट्रीट नहीं हो रहा है तो मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में हमें क्या करना है? रेफ़र करना है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है टर्सरी प्रिवेंशन। टर्सरी प्रिवेंशन में क्या होता है? इट इज़ यूज्ड व्हेन द डिसीज प्रोसेस हैज एडवांस बियॉन्ड इट अर्ली स्टेजेस। इसमें क्या होता है? जो पर्सन्स होता है वह ठीक हो जाता है, लेकिन जो डिसेबल होता है या फिर कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसके कारण वह रिटर्न बैक अपनी पुरानी लाइफ में नहीं आ पाता है, तो हमें क्या करना है? उसको रिहेबिलिटेशंस प्रोवाइड करने हैं। उसको डिसेबिलिटी अगर हुई है तो उसको हमें किस तरीके से वह मैनेज करे, ये हमें बताना है। इट इज़ डिफाइन एज all the measures available to reduce and limited impairment and disabilities and promote the patient adjustment to irremediable condition। ऐसी कोई भी डिसेबिलिटीज़ या फिर इम्पेयरमेंट आ जाता तो वो किस तरीके से अपनी उस लाइफ में एडजस्ट करे और किस तरीके से उस लाइफ से वह जो उसकी प्रीवियस लाइफ थी उससे वह इन फ्यूचर आगे कुछ कर सके। तो उसके लिए हमें मोटिवेशन प्रोवाइड करना है, रिहेबिलिटेशन से हमें उसको एजुकेट करना है कि किस तरीके से वह अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता है। नेक्स्ट जाता है इंटरवेंशन द शुड द एक्म्प्लिश द स्टेज ऑफ टर्सरी प्रिवेंशन। इसमें 2 स्टेप्स हैं टर्सरी प्रिवेंशन में, जिसमें फर्स्ट जाती है डिसेबिलिटी लिमिटेशंस होती हैं और सेकंड होती हैं रिहेबिलिटेशन। डिसेबिलिटी लिमिटेशन में सबसे पहले तो डिसीज़ आती है, डिसीज़ के बाद में जो पर्सन्स होता है उसमें इम्पेयरमेंट आता है, इम्पेयरमेंट के बाद में वह डिसेबल्ड हो जाता है, डिसेबिलिटी आ जाती, फिर उसके बाद में पर्सन हैंडीकैप हो जाता। तो हमें पर्सन को इसी स्टेज में हमें क्या करना है? उसको प्रिवेंशन प्रोवाइड करना है, उसको हेल्प देनी है कि किस तरीके से वह अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके इस डिसीज़ कंडीशन को, इस स्टेजेस डिसेबिलिटीज़ को लेके। अगर वह हैंडीकैप्स है, जैसे हैंड्स या फिर लेग्स उसके नहीं है, तो हमें उसको एजुकेशन प्रोवाइड करना है कि किस तरीके से वह अपने लाइफ में आगे बढ़ सकता है इसके साथ में ही। नेक्स्ट आ जाता है रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन क्या होता है? रिटर्न बैक लाना अपनी प्रीवियस स्टेज में। फिर रिहेबिलिटेशन इज़ द कॉम्बाइन एंड कोऑर्डिनेशन यूज ऑफ मेडिकल, सोशल, एजुकेशन एंड वोकेशनल मेजर्स फॉर ट्रेनिंग एंड retraining the individual the highest possible level of functioning ability। जो पर्सन्स होते हैं उनको मेडिकली, सोशली, एजुकेशनली, वोकेशनली हर तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड करना होता है। इसमें हम देख लेते हैं एग्जांपल ऑफ रिहेबिलिटेशन। फर्स्ट जाता है इस्टेब्लिशिंग स्कूल फॉर द ब्लाइंड। जो ब्लाइंड लोग हैं उनके लिए स्कूल्स बनाए जाते हैं। एक्सरसाइज इन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए एक्सरसाइज करवाई जाती है जिससे वह ठीक हो पाए। नेक्स्ट आ जाता है प्रोस्थेटिक रिस्टोरेशन फॉर लॉस्ट टूथ। नेक्स्ट आ जाता है रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी इन लेप्रोसी। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वुमेन एम्पावरमेंट। ये क्वेश्चन रिपीटेड पूछा गया है MPMSU 2019 में। क्वेश्चन नंबर 5 का 4th ये था
और MPMSU 2022 में क्वेश्चन नंबर 5 का ए था। तो मैं आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट का 2025 का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन फिनिश हो जाता है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, और अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आप उसके लिए भी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें जिससे आपको नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।